हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 1 सिविक्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका चैप्टर 1 क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो देश को कैसे चलाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है, यही वो तमाम चीज़ें, वही पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है बेटा, वो एक क्वेश्चन से हो रही है। आपके जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वो क्या है? व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक सवाल है, आपसे पूछा गया है कि क्यों एक देश को संविधान की ज़रूरत होती है। क्यों एक देश को संविधान की ज़रूरत होती है, ये है आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट सेंटेंस। यानी कि एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या देश नहीं चलाया जा सकता था बिना संविधान के? चलिए, यही चीज़ें हैं जो हम आज इसमें आपके इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, Today, most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. देखिए, आज का वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी देश हैं, ज़्यादातर देशों का अपना एक संविधान है और वो देश उसी संविधान के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ उन सबका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि आज भी कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनका अपना एक संविधान है, अपने एक संविधान को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का देश चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से काम करता है, बहुत से पर्पज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के होने से हम किसी भी देश की या हमारे देश के जो बहुत सारे काम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर सकता है। जैसे It lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we citizen aspire to live in। जैसे कि अभी डिपेंड किस पे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद हैं। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उन आइडियाज़ को याद रखा गया, ध्यान में रखा गया और उसके बेस पर ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ये डिपेंड करता है उस देश की द काइंड ऑफ कंट्री, यानी कि वो वहाँ पे जो उस देश में जो सिटीज़न रहते हैं वो किस तरह के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो नागरिक रहते हैं, हिंदुस्तान के जो सिटीज़न्स हैं, वो कैसे हैं कि उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट रिलीजन है। तो हमारा जो संविधान है इन तमाम चीज़ों को देख कर बनाया गया है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी रिलीजन के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है। पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। और कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है वो जो हमें सोसाइटी का क्या फंडामेंटल नेचर है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या नेचर है और व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ द सोसाइटी, फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती है? सारी इन्फॉर्मेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलती हैं।
A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issue। देखो, एक देश का मतलब क्या होता है? एक देश का मतलब होता है कि जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, जिनके बिलीव्स अलग होते हैं, जिनके रिलीजियस जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो अलग होती हैं, और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी इशू पर सभी लोग एग्री नहीं करते। और हम इंडिया को ही देख लें, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पर हमारे देश में रहने वाली तमाम कम्युनिटीज़ के लोग एग्री नहीं करते। कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं करते। अब ये जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए कभी किसी इशू को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए भी किसान आंदोलन चल रहा है, यानी कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं, किसानों को लगता है कि वो कानून उनके हित में नहीं है, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, ये जो इतना डिस्प्यूट, ये झगड़ा चल रहा है, कैसे सुलझाया जाएगा? इसको कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ही सुलझाया जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ऐसे जिन पर कि तमाम देश के लोग एग्री नहीं करते, तमाम कम्युनिटीज़ के लोग एग्री नहीं करते। क्योंकि आज भी किसान आंदोलन को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा नहीं है, यानी कि डिसएग्रीमेंट है। सभी लोग इस को लेकर एग्री नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? डिसएग्रीमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैव सर्व एज अ सेट ऑफ रूल एंड द प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन in a country can agree upon as the basis of way in which they want the country to be governed। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉज सब लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी देश को चलाया जाता है। और देश को चलाए जाने का मतलब क्या है? कि वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उन पर उन लॉज को, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को उनको फॉलो करना उन सिटीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उन पर उनको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि जुडिशरी के ज़रिए उनको लागू कराया जाता है। और ये हमारी और आपकी, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे संविधान को फॉलो करें। This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह की सरकार है, गवर्नमेंट क्या है, बल्कि जो भी उसमें आइडियाज़, जो भी आइडियल्स दे रखे हैं, हमें उन पर एग्री भी होना है, हमें उन पर बिलीव भी करना है। हमें यानी किसको? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें उन लॉज को, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को फॉलो करना है, उन पर बिलीव करना है, तभी एक देश को या इंडिया को अच्छे से चलाया जा सकता है। मान लीजिए अगर हिंदुस्तान के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव ना करें, फॉर एग्जांपल, तो हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो ये हम सब पर फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे लिए मस्ट है, मैंडेटरी है कि हम हमारे संविधान को फॉलो करें। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हम उन अधिकारों को ही माने, जो हम पर जिम्मेदारियाँ आयद की हैं, हम उन जिम्मेदारियों को भी पूरा उठाएं, और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करें। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal। अब देखो, इस चीज़ को समझाने के लिए नेपाल के एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेपाल के एग्जाम्पल किस तरह? अ कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ अंटिल रिसेंटली। नेपाल हमारे नॉर्थ में आता है। नेपाल वाज अ मोनार्क। नेपाल में क्या है? नेपाल में मोनार्की है। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें तमाम पावर जो होती है वो किसी एक सिंगल पर्सन, सिंगल ग्रुप या सिंगल हैंड में रहती है, यानी कि मोनार्क के पास रहती है। और मोनार्क जो होता है वो एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगता है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990। नेपाल का जो प्रीवियस यानी कि जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1990 को अडॉप्ट किया गया। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, जिसमें ये बताया गया कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किंग के पास होगी, और किंग जो होगा वो एक मोनार्क की तरह काम करेगा। A pupils movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of king, and people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy।
क्योंकि वहाँ पर मोनार्की थी और सारी पावर किंग के पास थी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इसलिए नेपाल के लोगों ने एक आंदोलन चलाया, पीपल मूवमेंट, यानी कि एक आंदोलन चढ़ाया और वहाँ के लोगों ने एक काफ़ी लंबे समय तक एक लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वहाँ से मोनार्की ख़त्म हो जाए और वहाँ पर डेमोक्रेसी कायम हो जाए। और आखिरकार 2006 में नेपाल के लोग अपने इस मकसद में कामयाब भी हुए। उनकी ये जो आंदोलन था उसमें उनको सक्सेस मिली और 2006 में वहाँ से जो किंग की पावर थी उनका ख़ात्मा हुआ। और किंग की पावर का ख़ात्मा होने के बाद वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हुई? वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई और वहाँ पर उन लोगों ने एक नया संविधान लिखा नेपाल के लिए, जिसमें उन्होंने नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। अब सवाल ही उठता है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि मैम जब वहाँ के लोगों का पुराना संविधान था तो उन्हें उस संविधान को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? उन्होंने नेपाल के लिए एक नया संविधान लिखा, ज़रूरत थी, क्योंकि जो वहाँ का प्रीवियस संविधान था, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्या था? वो पूरी पावर किंग को देता है और किंग मोनार्क बन जाता है, जबकि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी भी तरह के मतलब कंट्री को लेकर कोई बात नहीं होती वहाँ पे। कंट्री यानी कि आम लोगों को लेकर, आम जन को लेकर कोई बात नहीं, सारी पावर किंग के पास है। इसलिए ज़रूरी था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता। इसलिए वहाँ के लोगों ने वहाँ के संविधान को चेंज करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी को 2006 में इस्टेब्लिश किया। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह के फुटबॉल गेम में जो एक चेंज किया जाता है तो उससे क्या होता है? उससे पूरा गेम चेंज हो जाता है। इसी तरह से वहाँ पर हुआ कि वो वहाँ का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बदल दिया गया और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश कर लिया गया। Nepal, by moving from monarchy to democratic government, need to change all its constitutive rules in order to usher in a new society। और फिर क्या हुआ? जब नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया नेपाल के लोगों ने 2006 में, उसके बाद नए रूल्स वगैरह को भी नई सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश किया। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री इन 2015। और उसके बाद नेपाल के लोगों ने 2015 के लिए 2015 में नेपाल के लिए यानी अपने कंट्री के लिए उन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया वहाँ के लोगों ने, यानी कि इस्टेब्लिश 2006 में हुआ, 2015 तक फिर वहाँ के लोगों ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, अपने देश के लिए। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलाबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब देखो ये यहाँ पर जो दिया गया है, ये बताया गया है कि किस तरह से नेपाल के लोगों ने अपने इस डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से स्ट्रगल किए। यानी कि ऐसा नहीं हुआ है कि आज नेपाल के लोगों ने ख्वाहिश की भैया ऐसा है कि आप किंग की पावर को ख़त्म करिए और यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्हें एक लंबे समय तक, एक लंबे डिकेड तक अपने स्ट्रगल को, एक लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद जाकर कहीं वो कामयाब हुए हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट मकसद है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ही हम देश का या कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या नेचर है उस पॉलिटिकल सिस्टम का, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिना कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ये पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग। क्योंकि अब इसको कैसे मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि नेपाल का ही हम मिसाल ले लेते हैं कि नेपाल का जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो बात करता था कि सारी पावर किसके पास रहेगी? किंग के पास। लेकिन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया और एडॉप्ट किया वही बात करता है, वो बात करता है किसकी? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी है यानी कि पावर किसके पास रहेगी? अब लोगों के पास। एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
यानी कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पावर रहेगी, रूल किसका चलेगा, किंग का और किंग के मिनिस्टर का इन कंट्रीज दैट। लेकिन नया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डेमोक्रेसी है तो अब पावर किसके पास रहेगी, लोगों के पास। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पोलाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लाइन out such an important guideline that grow decision making within these societies। लेकिन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन या वो देश जहाँ पर कि डेमोक्रेसी है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमें इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और बताता है कि किस तरह से एक सोसाइटी को चलाने के लिए किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होगा। सारी गाइडलाइन हमें कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बेटा आपका जो पैराग्राफ है, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।